नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से आपके हिंदी व्याकरण के ये प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, 4 तक जो है हमने हिंदी व्याकरण के 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। ये आपका 5वां है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्या है पहला प्रश्न? तो पहला प्रश्न है कि पानी पीकर जात पूछना। अब बताइए भाई साहब, कोई पानी पीकर पूछता है कि जात कौन सी है। ठीक है, इसका मतलब है कि काम निकलने के बाद सोचना। काम निकल गया तो सोच लिया, क्या सोच लिया? तो देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो उचित विकल्प होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि पानी पीकर जात पूछने का अर्थ होता है कि काम निकलने के बाद क्या करना? सोचना। बाकी शेष विकल्प असंगत है। अगला देखिए, वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो देखिए, वाक्य का वर्गीकरण जो मुख्यतः होता है वो आपका 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कौन कौन सा होता है? तो एक देखिए, पहला जो है अर्थ के आधार पर, पहला है अर्थ के आधार पर। तो ध्यान रखेंगे, एक होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो आपके 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। 8 का नाम बोले। चलिए, पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। ये आपके जो है 8 प्रकार हैं इसके। ठीक है, अब दूसरा रचना के आधार पर भी बोलते क्या कि रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण कितने में होता है। देखिए, रचना की दृष्टि से अगर वाक्य के प्रकार देखें तो हम लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्रित वाक्य होता है। तो ये चीज़ें भी आपको हमने अच्छे से कन्फर्म करा दिया, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं हो। तो रचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपके रचना के आधार पर और एक होता है आपके अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या कहा है कि भाव युक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवर जॉयड। यहाँ पे दिया है कि आई वॉज ओवर जॉयड। क्या मैं उल्लिसित था? मैं खुशी से ऊपर था। मेरा दिल बाग बाग हो गया। मेरी खुशी ज़्यादा थी। अब बताइए इसमें कौन सा जो है आपका सही होगा? तो देखिए, इंग्लिश का जो मुहावरा है ये प्रोज है। क्या है? प्रोज है, जिसको हम लोग PHRO से ही बोलते हैं, प्रोज। समझ रहे हैं ना? तो इसका जो अर्थ होता है उसको आपको याद रखना पड़ता है। क्या कि सर मेरा दिल बाग बाग हो गया, इसका आप सीधा सीधा अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या हो गया? बाग बाग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए भाई साहब, अगला है कि पावन शब्द का संधि विचित्र है। सबसे पहले तो पावन शब्द में अगर पूछे कि बताइए इसमें संधि कौन सी है, तो भैया जब भी वह दिखे ना आपको, जब भी वह दिखे या पूरा यह दिखे, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे जो होता है हमेशा आपका अयादि संधि होती है। कौन सी होती है? अयादि संधि होती है। कौन सी होती है भाई साहब? अयादि संधि होती है। ठीक, अब इसको तोड़ने के लिए हमने बताया है, संधि पढ़ाया है, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कि पावन को तोड़ने में थोड़ा सा भी हिचकेंगे ही नहीं। तो क्या होगा सर? तो सीधा प धन अन, ऑप्शन नंबर सी करेगा, क्योंकि ये जो है बहुत आसान होता है आपका संधि। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। अब बोला है कि शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल, बेबुनियाद, चौपाया, बड़ा सा। शुद्ध शब्द चुनना है। तो शुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा जो है आपका शुद्ध शब्द है। देखिए, अगर हिंदी वर्तनी का जो महत्वपूर्ण नियम होता है, सा, जैसा आदि, ये जो होते हैं, ये सारूप्य जो है वाचकों के पूर्व हाइफन का प्रयोग किया जाता है, जाना चाहिए। जैसे कि दिया है कि तुम सा, राम जैसा। तो इस तरह से जो है विकल्प सी जो होगा आपका शुद्ध शब्द है। कौन सा है विकल्प सी? क्या है आपका? शुद्ध है। अब देखिए, जब भी आता है गंगा जल, ठीक है, बेबुनियाद, चौपाया, तो यहाँ पे जो आपका सा लगता है, ये जो सा लगता है ये हमेशा योजक चिन्ह के बीच में लगता है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे अभी बताया आपको क्या कि सा शब्द अगर आता है, जैसे कि तुम सा, राम जैसा, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे लगता है। ये कभी इसमें नहीं लगता है। गंगा जल, ऐसे गंगा जल एक ही में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे योजक चिन्ह दिया है, वहाँ पे छुपा होता है और आपका। ठीक है, तो यहाँ पे योजक का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म न हो। पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। तो इसका मतलब जब भी क्रिया में क्या से प्रश्न करेंगे तो जो हमारा शुरुआत का मिलता है वहाँ पे हमेशा अकर्मक क्रिया होती है और यही अकर्मक क्रिया है। देखिए, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, क्या पिसवाता हूँ? गेहूँ। तो शुरुआत में ना मिलकर बीच में मिल रहा है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। और ये पूछा है अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया तो पहले ही है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया यहाँ से। फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो होंगे सभी सकर्मक की क्रिया होंगी, ठीक है। क्या लिखता है? निबंध लिखता है, रुला रहा है, किसको रुला रहा है? तो मोहन को रुला रहा है, मिल रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से, ये अकर्मक सकर्मक होते हैं। अगला है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा है कि मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो देखिए मुझे तो एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है? तो सर उत्तम पुरुष में मुझे, मेरा, मुझको, मुझको आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा। अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तो भाई साहब आप जानते हैं मध्य पुरुष में जो आता है आप, तुम, समझ रहे हो ना, आप, तुम, तू आता है इसमें। अन्य पुरुष में कौन सा आता है? जैसे कि वह हो गया, वे हो गए, ठीक है। ये सभी जो आते हैं आपके अन्य पुरुष में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अगला है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर जो शब्द पूछा है, तो अर्थ के आधार पर जो शब्द के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। अब कहेंगे सर आपने तो बताया था अभी पीछे जो है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार बताया था। हाँ बताया था वहाँ पे, लेकिन 8 क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको कहीं? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो इसका मतलब कि कितना होगा? 4 होगा। और 4 पूछने का मतलब क्या है? वो 4 प्रकार कौन से होंगे? तो देखिए 4 प्रकार उसके होंगे। एक होता है आपका एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा होता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, और चौथा जो होता है वो आपका विपरीतार्थी शब्द या जिसको हम लोग विलोम शब्द जानते हैं। तो 4 प्रकार आपके होंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नहीं दिया रहेगा तो ये आपको करना है। अगला देखिए, अगला है कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज। तो देखिए जो लालटेन शब्द होता है वो आपका कौन सा शब्द होता है? विदेशज शब्द होता है। कौन सा है? विदेशज शब्द है। तो याद रखिएगा लालटेन जो है आपका कौन सा होगा? विदेशज शब्द हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखिए यशोदा में ओ का मात्रा आ रहा है, और जब भी जिसमें ओ का मात्रा आता है वो कौन सा संधि होता है? तो स्वर संधि का ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही होगा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे ओ के अगर लेकर चलते हैं तो यहाँ से गलती हो जाएगा। गलती क्या होगा? तो गलती यशोदा में ये नहीं होता है। यशोदा में यश धन, यश, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो यश धन दा, और ये क्या बनेगा? यशोदा, यानी ये जो है विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो ध्यान रखिएगा आप मात्रा देखकर यहाँ पे जो है गलती कर जाएंगे तो जो ट्रिक जानते हैं वहाँ पे ये ट्रिक आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कौन सी संधि है आपकी? तो ये संधि है विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो देखिए कुर्सी पर, तो कुर्सी पर क्या बता रहा है? तो सर कुर्सी पर जो है में और पर आता है तो वह कौन सा होता है? तो जो भी में और पर आता है तो उसमें जो होता है वो आपका अधिकरण होता है। कौन सा होता है? अधिकरण होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये अधिकरण आपका सही होगा। बाकी करण कारक संबंध और संप्रदान आप जानते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद से अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन ये है आपका, क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, चतुर्भुज, करोड़पति या चरण कमल। तो यहाँ पे जो होगा बहुब्रीहि समास का मतलब होता है कि जो अन्य, जिसमें जो है अन्य शब्द क्या होता है? प्रधान होता है, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। तो कौन सा होगा? चतुर्भुज होगा। अब क्यों चतुर्भुज होगा? तो आप जानते हैं जो 4 भुजाओं जिनकी जो है 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाएं किसका है? तो आपको पता है 4 भुजाएं जो है वो आपके विष्णु जी का है। किसका है? विष्णु जी का है। यानी कि चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हो, अर्थात भगवान विष्णु, यानी किसी तीसरे शब्द की ओर की प्रधानता होती है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास आपका मात्र किस में है? सी में है। बाकी विकल्प जो है आपके असंगत है। अगला, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक पूछा है कि किस प्रकार का आपका शब्द है। तो देखिए तिलक जो है वो आपका तत्सम शब्द है। कौन सा है? तत्सम शब्द है। तो ध्यान रखिएगा जो संस्कृत से जो त्यों आते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं।
तो यहाँ पे जो होगा आपका कौन सा होगा, तो तत्सम शब्द होगा, ठीक है। जो उसी तरह से अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, ये सभी जो होते हैं आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, अंडे का शाहजहां। अंडे का शाहजहां का अर्थ है, इसका मतलब कमजोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो देखिए अंडे का शाहजहां, शाहजहां मतलब कि भाई अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंडे का शाहजहां होना। और उसके बाद से अगला है कि प्रत्युत्पन्नमति। अब देखिए प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है कि जो तत्काल हो, तत्काल का मतलब कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, प्रत्युत्पन्नमति उसे कहा जाता है। यानी कि इसके देखा जाए अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती बोली है, क्या पश्चिमी राजस्थानी है या फिर पूर्वी राजस्थानी है, दक्षिणी राजस्थानी है, उत्तरी राजस्थानी है। देखिए जो हाड़ौती बोली है, जो आपकी हाड़ौती बोली है वो राजस्थानी बोली है। कौन सी बोली है, राजस्थानी। और राजस्थानी किस में है, तो राजस्थानी आपका पूर्वी है और उसके बाद से उत्तर भी है, दक्षिणी भी है। तो ये जो है आपका वो आपका पूर्वी है। कौन सी है, पूर्वी राजस्थानी की बोली है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो इसमें तो कुछ व्याख्या की बात नहीं है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो देखिए हालांकि सभी तो प्रेमचंद जी के ही हैं, लेकिन इनके पूछा है कि अधूरे जो कहानी है उसका नाम क्या है। तो देखिए वो है आपका मंगलसूत्र। कौन सा है, मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनका अधूरा उपन्यास है। इनके अलावा इनका उपन्यास और बता दें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ठीक है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको याद रखेंगे। अगला है कि शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह चुनना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, 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 आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो देखिए कौन सा रहने वाले हैं, ये क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता भाई, क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि शुद्ध वाक्य चुनिए, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो इसमें कौन सा होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है आपका यही होगा, कौन सा होगा, तो आपका विकल्प डी होगा। और आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो ध्यान रखिए शायद, यानी कि शायद के बाद से जो आता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही आता है और इसके पहले क्या लगा हुआ है आपका, आप लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है संदेह हो रहा है कि संदेह क्या हो रहा है, कि संदेह ये हो रहा है कि शायद आप पटना के रहने वाले हैं, तो तुम कहाँ जा, जैसे कि आप रहने वाले हैं, या ये भी कह सकते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन मार्क होगा और यही आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, जो शुद्ध होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला है अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण के बारे में पता होना चाहिए। अघोष वर्ण कौन सा होता है, तो अघोष वर्ण जो होता है वो आपका पहला और दूसरा होता है, ठीक है। और उसके बाद से तीनों स होते हैं। तीनों स का मतलब ये तलावी स, मूर्धन्य स और डांटी स। इसमें केवल क्या नहीं होता है, हाँ नहीं होता है। इसका मतलब है कि सर अघोष वर्ण में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका स सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा, स सही होगा, समझ रहे हैं ना, हाँ। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि एक ही समय में वर्तमान, आजीवन, समसामयिक, शाश्वत या समानुकूल, इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए एक ही समय में या वर्तमान में जो होता है वो समसामयिक होता है। क्या होता है, समसामयिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पार्थिव। पार्थिव का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो हमारा पूछा है कि पार्थिव का अर्थ क्या होगा, दिया है कि जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, पार्थिव का मतलब पृथ्वी, जिसका संबंध किससे हो, पृथ्वी से हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है कि उद्धत का विलोम शब्द होगा। तो देखिए उद्धत का जो विलोम शब्द होता है, क्या संख्य होता है, उत्तम होता है, विनीत होता है या कोमल होता है। तो इसका जो होता है उद्धत का विलोम होता है वो आपका विनीत, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। उसके बाद से घर का परिवाची शब्द पूछा है। तो आप जानते हैं घर का परिवाची शब्द क्या होता है, तो घर का तो आलय भी होता है, क्या विहार, आश्रम या इला या गेह होता है,
कौन सा होगा? तो देखिए जो घर का पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका गेह होता है। किसका होता है? गेह होता है, ठीक है। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द बात किया जाए तो गेह होता है, सदन होता है, भवन होता है, मंदिर होता है, निकेतन होता है, आलय होता है, शाला होता है, ऊख होता है, ठीक है। ये सभी इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, तो अगला है 24वां, क्या है कि विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक, शोषक का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए शोषक का क्या होता है? पोषक होता है। शोषक का क्या होगा? पोषक होगा। फिर से अगला है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कहावत, तो देखिए क धन आवत, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहावत, यानी कि सीधा कौन सा है? आवत है। अब प्रत्यय कब जुड़ता है? तो जो शब्द के अंत में जुड़ता है वो आपका प्रत्यय होता है, और जो शब्द के पहले जुड़ता है उसको क्या बोला जाता है? उपसर्ग बोला जाता है। तो मुझे आशा है कि ये 25 क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास तुरंत क्या हो जाए? पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।